मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सिखाया था। आज हम स्टडी करेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल, अवतल और समतल दर्पण की तुलना और इनके कुछ गुण के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम समतल दर्पण के टुकड़ों को की सहायता से ही उत्तल या अवतल दर्पण भी बना सकते हैं। ऐसा ही वीडियो के द्वारा कोई हमारा स्टूडेंट अपने घर पर ये वीडियो देख रहा था। उसकी बात को उसके एक छोटे भाई ने सुना, स्टूडेंट के। उसको समझ में इतना अच्छा आ गया कि उसने अपने घर पर अपने फादर के पेट पर, जो कि बाहर निकला हुआ था, उसके पेट पर उसने ये बताया जाकर कि यदि मैं आपके पेट पर शीशा लगा दूं तब ये भी एक दर्पण बन जाएगा और उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। कितना अच्छा एग्जाम्पल था कि उस बच्चे, छोटे से बच्चे ने उस एग्जाम्पल से ये सीख गया कि उत्तल दर्पण हम कैसे बना सकते हैं। उसी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि मैं आपसे एक पहचान कैसे करेंगे हम, कि आपको अगर कोई दर्पण दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप इसे पहचान कर बताएं कि ये कौन सा दर्पण है। एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप एक छोटी सी छड़ ले लें, कोई भी प्लेन छड़ कोई, और उसे दर्पण के ऊपर रख दें, दर्पण के चिकने तल पर, जो परावर्तक तल है जिससे परावर्तन हो रहा है, पॉलिश वाले पर नहीं, उस पर रख दें। अगर जैसा चित्र में स्पष्ट है आपके सामने, अगर वो छड़ जो आपने रॉड ली है उस दर्पण पर प्रत्येक जगह बिल्कुल प्लेन पर मिल जाती है, तब वो सीधी सी बात है, वो समतल दर्पण है। आप अपने घर के समतल दर्पण को फर्श पर रख देंगे तो वो पूरा टच हो जाएगा, उसका कोई भी पार्ट उभरा हुआ या पटका हुआ नहीं रहेगा, टच हो जाएगा, वो समतल दर्पण है। अगर उस छड़ को आप उत्तल दर्पण पर रखते हैं, जैसे ये फिगर बी, तो आप देखेंगे कि बीच वाला हिस्सा छड़ का और दर्पण का टच रहेगा और किनारों पर वो उठा हुआ रहेगा। और अगर वो अवतल दर्पण है तब वो किनारों पर तो टच होगा पर बीच में से हट जाएगा। तो इस प्रकार हम आराम से पता कर पाएंगे कि कौन सा दर्पण कैसा है। परंतु ये टेस्ट केवल कम वक्रता वाले दर्पणों पर ही लागू होगा। आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। कम वक्रता उस दर्पण की होती है जिसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा हो। अगर कोई आप गोला बनाएं प्रकार की सहायता से, अगर उसकी त्रिज्या कम है तो हम कहेंगे वक्रता ज़्यादा है, और अगर त्रिज्या ज़्यादा है तो कहेंगे वक्रता कम है। इस बात को आप नोट कीजिए, ये कभी कभी बहुत छोटी सी बात बहुत अलग कर देती है। यही हमने लिखा है दर्पण की पहचान की, कि किस प्रकार हम छड़ की सहायता से दर्पण के ऊपर रखते हैं। छड़ दर्पण को सभी जगह पर स्पर्श करती है, तब माना जाता है कि दर्पण समतल है। छड़ दर्पण के बीच वाले भाग को स्पर्श करती है और किनारों पर उठी रहती है, तब मानते हैं दर्पण उत्तल है। और यदि छड़ बीच से उठी रहे और किनारों पर स्पर्श करे तब दर्पण अवतल है। आपके किसी रिलेटिव की, आपके फादर या किसी भी व्यक्ति की पेट को लेकर केवल वो एक समझाने का तरीका है, हमारा कोई उनकी किसी की उपेक्षा करना नहीं है। मजाक तक ये बात सही है, पर उसके बहाने से आप सीख जाते हैं, वो पर्याप्त है। अब हम शुरू करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ये एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और उसके आगे कहीं पर कोई वस्तु AB रखी है। F फोकस है और बीच में जो इनको मिलाने वाली रेखा है P और F को, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसा कि कल भी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है, जिन किरणों की सहायता से हम प्रतिबिंब बनाते हैं। बिना दो किरणों के हम प्रतिबिंब, आभासी या वास्तविक कैसा भी हो, उसे हम शो नहीं कर सकते हैं। पहली किरण आप जैसा हर बार बनाते आए हैं, निश्चित रूप से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तित होगी और निश्चित रूप से फोकस से होकर भी गुजरेगी। आप देखिए, पहली किरण ए से चलती है, दर्पण पर पॉइंट ई पर आपतित होती है और दर्पण उसे परावर्तित कर देता है, फैला देता है। इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं
तब ये फोकस से मिलती प्रतीत होती है। दूसरी किरण ए को वक्रता केंद्र से मिला देते हैं, वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। मैंने पहले बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जो भी किरण जाती है वो उसी पथ से वापस आती है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब हम कहीं जाते हैं, इस कॉलेज हम जा रहे हैं, तो हम वक्रता केंद्र से होकर जाएं, क्योंकि वक्रता केंद्र के जाने का मतलब है कि जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से हम वापस आएंगे। ये दोहराव हो जाता है, तो इस क्वालिटी से किरण का आरेख याद हो जाता है। तो ए से वक्रता केंद्र को मिलाया, ए से एम पर टकराया और एम से ही वापस हो गई। इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं तब वह सी पर मिलती प्रतीत होती है, और ये दोनों किरणें ए डैश पर एक दूसरे को काटती हैं, जैसे एक दूसरे से मीटिंग कर रही हूँ। ऐसा लगता है, ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा आभास होता है, डॉटेड लाइन्स हैं, क्योंकि दर्पण को पार करके किरण नहीं जाने वाली। ए डैश ए का आभासी प्रतिबिंब है। अब हम ए डैश से मुख्य अक्ष पर नीचे की ओर एक लंब आपतित करते हैं, और इस प्रकार हमें ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यह प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब है और एक सीधा प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि याद होगा कल लास्ट वीडियो में अवतल दर्पण से जब हमने बनाई था तो सभी प्रतिबिंब उल्टे बने थे और वास्तविक बने थे। उल्टे और वास्तविक, केवल एक जगह जाकर आभासी प्रतिबिंब बना था। वो कब? जब वस्तु बिल्कुल हमने ध्रुव के पास रख दी थी, दर्पण के पास रखी थी, ध्रुव और फोकस के बीच में। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनने का एक हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर एक तो हमने छड़ के द्वारा कर ही लिया, जो हम फिजिकली कर सकते हैं छूकर। प्रतिबिंब देखकर कैसे पता लगाएंगे? उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अभी आपको शो किया मैंने। अवतल दर्पण हमेशा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। केवल तब ही आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु दर्पण के समीप रखी हो, अर्थात वस्तु कहाँ रखी हो? ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, तभी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के इन गुणों का उपयोग करके ही इनका हम उपयोग करते हैं, कई जगह उपयोग करते हैं। जैसे अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का कार्य मुख्य होता है किरणों को फैलाना, डाइवर्ज करना, और अवतल दर्पण का कार्य होता है किरणों को सिकोड़ना। अब देखिए, अवतल दर्पण का कार्य किरणों को सिकोड़ना है, और अवतल दर्पण केवल एक ही जगह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा। वो कब? जब हम वस्तु को दर्पण के पास रखते हैं। उपयोग, इसकी बातों का, गुणों का ध्यान रखिएगा। फिगर दिख रही है आपको। अक्सर आप जब भी गाड़ी में जाते हैं, आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ में जो साइड मिरर होता है उसमें देखते हैं। आपके गार्जियन या जिनके साथ आप जा रहे हैं वो ड्राइव करते हैं, तब भी अक्सर हम साइड मिरर में देख ही लेते हैं। तो अब साइड मिरर में इतना कुछ पीछे का दिख जाता है, इतने छोटे से मिरर में। ये इसकी क्वालिटी देखिए, जो मिरर आपके सामने है उसमें पूरा का पूरा ट्री, पूरा वृक्ष दिख रहे हैं, वो भी 2-3, पूरी रोड दिख रही है ना? कमाल की चीज़। समतल दर्पण ऐसा नहीं कर पाता। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब दिख रहा है, आभासी प्रतिबिंब है, इसे पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। हाँ, इसका चाहे तो आप मोबाइल से किसी से फोटोग्राफ ले सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब है, हिंट मैंने आपको दे दिया। आभासी प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब है, और आभासी और सीधा अवतल दर्पण तो तब बनता है जब पास रखा हो। क्या ये इतनी पास होंगी गाड़ी के शीशे के? नहीं, ये पेड़ तो बहुत दूर होंगे, वृक्ष। सीधी सी बात है, ये कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण हुआ। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण बेसिकली क्या करता है, मैंने बताया था आपको, प्रकाश किरणों को फैलाता है। और प्रकाश किरणों को फैलाने की हमें कहाँ ज़रूरत है? रोड पर। कैसे? जो रोड पर लैंप लगे होते हैं, जो उनके शेड होते हैं ऊपर, अगर उत्तल दर्पण लगा देते हैं तो जो रोशनी केवल बहुत कम जगह तक जाती, उत्तल दर्पण लगने के साथ साथ वो रोशनी बहुत ज़्यादा जगह पर फैल जाती है। और अधिकतर हम जो ड्राइवर सीट के पास वाला दर्पण होता है वो भी उत्तल होता है, इससे वो इजीली देख सकता है। इसमें मैं एक जानकारी आपको और दे दूं, जो साइड में एम्बुलेंस जाती है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर अधिकतर एम्बुलेंस उल्टा करके लिखा होता है। उसका कारण सिर्फ इतना ही होता है कि जब सामने मिरर में देखता आदमी, जो बीच में मिरर लगा होता है ड्राइवर, तो उसे सीधा पढ़ा जाए, उल्टा नहीं दिखे, उसे सीधा दिखे, और वो उसे पढ़ लेता है इजीली, उसे रास्ता दे देता है।
इसी प्रकार अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का कार्य मैंने बताया था कि अवतल दर्पण किरणों को सिकोड़ता है, तो हम इसका उपयोग ऐसी जगह करते हैं जहां हमें किरणों को सिकोड़कर एक जगह लाइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत हो। जैसे जब हम टेबल लैंप का यूज करते हैं, टेबल लैंप हम कब यूज करते हैं, एक कमरा बड़ा है, हमें पढ़ना है, बाकी सबको सोना है, हम टेबल लैंप का यूज करेंगे जिससे वो रोशनी केवल हमारी बुक पर आ जाए, जहाँ हम पढ़ रहे हैं उस टेबल पर आ जाए, बाकी जगह अंधेरा रहे। निश्चित रूप से हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, कॉनकेव मिरर का उपयोग करेंगे। जैसे जब हम शेविंग करते हैं, कोई भी पुरुष है जब शेविंग करते हैं तब वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब देखते हैं, मुंह को, फेस को दर्पण के पास रखते हैं अवतल दर्पण के। अगर दूर रखेंगे तब सीधा और आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है और वो एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है, आराम से शेविंग करते समय हेयर वगैरह चमक जाते हैं। डॉक्टर्स यूज करते हैं डेंटल्स में, डेंटल का कि वो जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो एक जगह डालना चाहते हैं जिससे उन्हें वो चीज़ आराम से दिख जाए जो अंदर के इश्यूज वगैरह हैं। और कार हेडलाइट्स होती हैं, जो कार की हेडलाइट्स होती हैं, साइड मिरर नहीं, जो हेडलाइट से ऊपर रोशनी होती है, वो जिससे एक जगह फोकस जाकर उनका पड़ता है, इस वजह से ऐसा होता है। ये आपके यूज हैं। बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाते समय करते हैं और पास में रखते हैं जिससे सीधा और आभासी प्रतिबिंब दिखाई दे। डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण की सहायता से ही परावर्तित करके आँख में, नाक में, गले में डालते हैं और हम हमारा इलाज कर पाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम टेबल लैंप में भी करते हैं। बल्ब से चली प्रकाश किरणें सिकुड़ जाती हैं और मेज के थोड़े क्षेत्र को ही अधिक प्रकाश पहुंचाती हैं। ये सब मैंने आपको बताया अभी। आगे गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं कि लेंस की दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, वस्तु कहाँ रखी है, तो ये सब करने के लिए हम एक चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, जैसे हम मैथ में कोऑर्डिनेट में करते हैं। आपको याद होगा कोऑर्डिनेट्स में जहाँ एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसे हम ओरिजिन मानते हैं। यहाँ भी हम मूल बिंदु मानेंगे। किसे मानेंगे ओरिजिन या मूल बिंदु? पोल को। दर्पण के ध्रुव को हम मूल बिंदु की तरह व्यवहार में लाएंगे और जितनी भी दूरियां हैं वो सब दूरियां मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएंगी। एक बात आपको क्लियर करता हूँ, हमेशा प्रकाश दर्पण पर बाईं ओर से डालते हैं, हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दर्पण का ध्रुव ही मूल बिंदु की तरह कार्य करता है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। जब वस्तु बाईं ओर है इसका अर्थ यह है कि प्रकाश भी बाईं ओर से ही दर्पण पर गिरेगा हमेशा। और दर्पण के बाईं ओर की दूरी नेगेटिव होती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और दाईं ओर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। आप इस फिगर को भी बनाकर अपने आप रख सकते हैं। आप देख रहे हैं यह एक उत्तल दर्पण है, बाहर को निकला हुआ पेट है, उत्तल दर्पण है। मैंने इसमें शो किया कि दर्पण के बाईं ओर ही वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, और प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है, और पी के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो सब ऋणात्मक होंगी, और पी के जितनी भी दाईं ओर की दूरियां हैं वो सब धनात्मक होंगी। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु दाईं ओर आ रहा है, अर्थात वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही धनात्मक होंगे। एक फिगर आपको और दिखाते हैं। वस्तु व प्रतिबिंब की लंबाइयां हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरी और नीचे की दूरी मापते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। एक बार देख लीजिएगा, ये मुख्य अक्ष है, बीच की अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक। आप एक बार देखिए, एक वस्तु मैंने रखी है 5 सेंटीमीटर लंबी। अब ये वस्तु ऊपर की ओर रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये इसका मान है +5 सेंटीमीटर हम लेंगे। और अगर प्रतिबिंब ऊपर को बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वो धनात्मक होगी उसकी लंबाई। और अगर प्रतिबिंब उल्टा बन गया, नीचे की तरफ आ गया प्रतिबिंब उल्टा, तब उसकी लंबाई ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण मैंने बताया, ये आपका उत्तल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक है क्योंकि इसका वक्रता केंद्र, इसका फोकस दाईं ओर है। इस फिगर में मैंने अवतल दर्पण लिया है, इसमें फोकस दूरी भी और वक्रता त्रिज्या भी दोनों ऋणात्मक होंगी क्योंकि इसके दोनों केंद्र बाईं ओर हैं। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखते हैं,
बाईं ओर की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, दाईं ओर की दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी नेगेटिव। प्रतिबिंब अगर सीधा बनेगा तो पॉजिटिव उसकी लंबाई होगी, प्रतिबिंब अगर उल्टा बनेगा तो उसकी लंबाई नेगेटिव होगी। एक आता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना या घटाना, कितने गुना। एक दर्पण के सामने एक वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबी रखी थी और दर्पण ने उसका प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर बड़ा बना दिया, यानी वस्तु की लंबाई थी 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब बना दिया 4 सेंटीमीटर, तो मैं कहूँगा आवर्धन हो गया 4/2। एक दर्पण ने प्रतिबिंब बनाया वस्तु का, तो कुछ ना कोई तो लंबाई वस्तु की होगी और कोई ना कोई लंबाई प्रतिबिंब की भी होगी जब वो बनाएगा उसे। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, परंतु एक शर्त इसमें है कि वो दोनों ऊंचाइयां लंबवत नापी गई हों। ऐसा नहीं है कि वस्तु तिरछी आप नाप लें और फिर आप कह दें, ऐसा नहीं, परछाई नहीं नापनी है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नापी जानी है लंबाई। मैं आपको रिपीट करता हूँ, एक दर्पण था, उसके बाईं ओर एक वस्तु रखी थी, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी। उस दर्पण ने उस वस्तु की प्रतिबिंब बनाया 30 सेंटीमीटर का। आवर्धन कितना हुआ? 30/5 यानी 6। सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन धनात्मक होगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। स्मॉल m = प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये 3 लेटर आज से आपके शुरू होते हैं, UVF। U क्या है? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, मुख्य अक्ष पर, तिरछी नहीं नापेंगे। मैंने पहले बताया ऊंचाई लंबवत नपेगी और ये सब दूरियां क्षैतिज नपेंगी मुख्य अक्ष के समांतर। U क्या है? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। वस्तु जैसे AB लिया मैंने हर फिगर में आज तक, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U कहते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब, जैसे चित्र में A', B' है, उल्टा बना हुआ है, नेगेटिव होगा, इसकी दूरी को V कहते हैं और फोकस दूरी को F। U ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, V ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी और F दर्पण की फोकस दूरी। आवर्धन की एक फॉर्मूला और हो सकता है, पहले उसे मैं दोबारा रिपीट कर दूं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। गोलीय दर्पण में ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U से, दर्पण से ध्रुव प्रतिबिंब तक की दूरी को V से, ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी को F से व्यक्त करते हैं। आवर्धन की एक और परिभाषा बन सकती है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V तथा ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U के अनुपात को भी दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, m = v/u, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, ऊपर भी दूरी है नीचे भी दूरी है, तो दोनों मात्रक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक फॉर्मूला आज एक और बताते हैं, जिससे कल हम आंकिक इन फॉर्मूलों पर करेंगे। दर्पण का सूत्र कहलाता है मिरर फॉर्मूला। u वस्तु तक की दूरी, v ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और F फोकस दूरी। इनमें एक संबंध होता है 1/F = 1/v + 1/u। दोबारा सुन लीजिए, 1/F = 1/v + 1/u। आप अपने दैनिक जीवन में इन दर्पण के उपयोग को सोचिए, रटने की कोशिश ना कीजिए। जहाँ भी इनके प्रतिबिंबों के गुणों के आधार पर इनको यूज करते हैं। उत्तल दर्पण का कार्य है किरणों को फैलाना, और हमेशा ऐसी जगह ही यूज करेंगे जहाँ किरणों को फैलाया जाए, जहाँ में सीधे ही प्रतिबिंब की ज़रूरत हो। अवतल दर्पण का अर्थ है किरणों को सिकोड़ना, ऐसी जगह यूज करेंगे जहाँ में तेज लाइट की ज़रूरत होगी। और दाढ़ी बनाते समय केवल इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि वो पास रखते हैं फेस दर्पण के, सीधा प्रतिबिंब आभासी बनता है। अंत में एक हमेशा की तरह एक अपील करना चाहता हूँ, कोरोना के प्रति जागरूक रहें,
कोई भी कार्य करें, बाहर अगर मजबूरी में जाना पड़ता है, कोई सामान आप किसी से खरीदते हैं, लेते हैं, अपने हाथ रगड़कर कम से कम 20-30 सेकंड तक अवश्य धोएं। अपने आसपास सफाई रखें। आसपास कोई ज़रूरतमंद हो तो उसका भी ख्याल करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें।